हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मुझे पता है अभी आप लोग जाके कमेंट सेक्शन में टाइप करोगे कि एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम का ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अभी इलेक्शन की वजह से सब कुछ डिले चल रहा है। यूनिवर्सिटी में कॉल करो तो सेम रिप्लाई आता है, तो इसलिए प्लीज़ वेट कीजिए। अगर फॉर्म भरवाया है तो ऑब्वियस सी बात है एग्ज़ाम भी होगा। टाइम लग रहा है, इलेक्शन की वजह से काफ़ी चीज़ें जो हैं लेट हो गई है। तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, जल्दी आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। और अपनी जो आपको ये टाइम मिल रहा है तो प्लीज़ इसको अपनी प्रिपरेशन में लगाइए ताकि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो सके। तो यहाँ पे आज जो हम पेपर करने वाले हैं वो बेसिकली हमारा स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड पेपर है। एक पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है किसी अदर यूनिवर्सिटी का, जो कि मैं आज सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो इस पेपर को जो पेडागोजी होगी वो स्पेशल एजुकेशन वालों की होगी। बाकी जो रीजनिंग है, जीके है, वो सारा आपका डीएलएड में भी यूज़ होगा और आपका जो बीएड ओडीएल है उसमें भी यूज़ होगा। तो वो लोग सभी तीनों आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है हमारा वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण अनाज की कौन सी फसल उगाई जाती थी। तो जौ इसका सही उत्तर है। और जो भी पर्सन इंग्लिश में कंफर्टेबल है, यहाँ इंग्लिश में दिया हुआ है तो आप लोग इंग्लिश में इसको पढ़ सकते हो। मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ तो मैं हिंदी में यहाँ पे करवा रही हूँ। उसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, ये आपसे पूछा गया है। 1526 इसका उत्तर है। टीचिंग बाय ज्योति मैम अगर आप सर्च करते हैं टेलीग्राम पे जाके तो मेरा जो न्यूज़ चैनल है वो आपको मिल जाएगा, वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वीडियो अपलोड होने के बाद मैं इस पीडीएफ को भी अपलोड कर दूँगी, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। अगर किसी को डेट पता है तो प्लीज़ कमेंट करें। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो ये हुआ था हमारा 1946 में। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। तो नित्यानंद स्वामी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कितने हैं सबको पता ही होगा अभी जो करंट से जुड़े हुए हैं। तो 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित थी। उसके बाद है, भारत के किस राज्य में गेहूं का सबसे मतलब ज़्यादा उत्पादन होता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऋषिकेश किस नदी के किनारे है, तो ये भी कोई पूछने वाला प्रश्न है, तो ये तो सबको पता ही होगा। तो गंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। तो समानता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन सेवा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। प्रश्न संख्या 12 है, राज्य सरकारों का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, ये आपको बताना है। तो राज्यपाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर उत्तराखंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से भारत में 4 धाम यात्रा का भाग नहीं है, ये आपको बताना है। तो बद्रीनाथ है, रामेश्वरम है, द्वारका है, लेकिन वाराणसी नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। लोटस टेम्पल पता ही होगा कहाँ पे है, ये हमारा है दिल्ली में, ठीक है, शिमला में नहीं है, दिल्ली में है। और एक क्वेश्चन और पूछा हुआ था आपसे, रॉक गार्डन कहाँ पे है। तो रॉक गार्डन हमारा चंडीगढ़ में है। और रॉक गार्डन में पोस्ट वगैरह भी डालती हूँ जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ। तो मतलब जिसने पोस्ट देखी होगी, नहीं पता होगा तो मे भी उसको शायद हेल्प हुआ हो। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी आगे करवाऊंगी, या इस पेपर में नहीं तो किसी और पेपर में ज़रूर आया हुआ था। 16 है, असम का लोक नृत्य है। तो असम का लोक नृत्य बिहू है। ये नृत्य वगैरह बहुत पूछे जाते हैं। 17 है, फिलोसफी शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये आपको बताना है। तो फिलोसफी शब्द फिला और सोफिया से मिलकर बना है। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है देहरादून। क्वेश्चन नंबर 19 है, योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है। जो हमारा सबमिटिव असेसमेंट होता है वो कब किया जाता है। तो ये हमारा किया जाता है सत्र के अंत में, ठीक है। सत्र के बीच में हमारा वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ठीक है, लेकिन जो योगात्मक मूल्यांकन होता है वो सत्र के अंत में होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 20 है, बच्चों की शिक्षा का पहला स्कूल मतलब किसे कहा जाता है। तो परिवार इसका सही उत्तर है। इसका तो उत्तर सबको पता ही होगा, परिवार को ही मतलब बच्चे की शिक्षा का पहला स्कूल कहा जाता है।
उसके बाद हमारा है नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर जो कस्तूरी रंगन थे, के कस्तूरी रंगन। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा का जो ढांचा है तो वो 5+3+3+4 है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, हल कीजिए। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, हल करके मैं यहाँ दिखा नहीं रही हूँ, अभी रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन है, मैं आंसर बताते हुए जा रही हूँ। तो इसका उत्तर ये आएगा। आप लोग इसे पॉज करिए और इसको सॉल्व करके ज़रूर देखिए। प्रैक्टिस से ही आपको आप अपने पेपर में इसको कर पाओगे। 24 है, 0 0 4 10 और 5 का औसत क्या होगा? यहाँ पे औसत पूछा गया है तो 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। मेरी भी मैथ इतनी माशाअल्लाह नहीं है तो इसलिए मैं नहीं, रीजनिंग ठीक है, ओके है, बट मैं समझा नहीं पाती हूँ तो इसलिए मैं नहीं समझा रही हूँ। और मतलब मैं आंसर्स बता रही हूँ, तो आप लोग इसको सॉल्व करके देख लेना। आंसर्स बिल्कुल करेक्ट है, ऑफिशियल आंसर के से मैंने मैच किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, समीकरण ये दिया हुआ है, इसमें आपसे x का मान पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन मुझे भी आते हैं, इतनी भी बेकार मैथ्स नहीं है, बट यहाँ पे हम समय का ध्यान रखते हुए इसका सही उत्तर बताते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 3। तो 120 का 90% यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो 90 होगा, कितना प्रतिशत 90 होगा? तो 75% इसका आंसर हो जाएगा। 27 है, पहली 10 विश्व संख्याओं का औसत क्या है? ये आपसे पूछा गया है, तो 10 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। कहीं किसी प्रश्न का उत्तर गलती से भी गलत दे दिया हो या जानबूझ के गलत दे दिया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 28 है, हल कीजिए। इसको हल कर लेना और हल करने के बाद आपका सही उत्तर आ जाएगा 37। 29 है, सही विकल्प का चुनाव कर श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो 29 को जब आप पूर्ण करेंगे तो वो 65 आ जाएगा आपका। और 30 जो है आपका, मतलब यहाँ आप ना क्वेश्चन से आइडिया ले सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे, है ना। तो ये आइडिया आप लोग ले सकते हो। तो यहाँ पे उसके बाद हमारा इसका जो 30 का आंसर है वो हमारा हो जाएगा सी। उसके बाद हम चलते हैं 31 पे। तो 31 का जो सही आंसर है वो है हमारा 121। 32 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पिंक को 169 लिखा जाता है, तो उसी में रेड को क्या लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया है। 1854 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है 33। तो 33 में इसका बुधवार सही आंसर हो जाएगा। कैलेंडर और ये दिन विन वाले में मेरा भी हाथ बहुत टाइट है रीजनिंग में। तो उसके बाद हमारा 34 है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को बनाया जाता है। सबको पता ही होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी है, जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है। और 36 है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है ये आपसे पूछा गया है। तो 25 इसका सही उत्तर है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम आपको बताना है। वूलर झील है। कहाँ पर है ये आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धरमैया। ठीक है, कौन है? सिद्धारमैया। 39 है, भारत के खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर जी हैं। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। रॉक गार्डन मैंने बताया था ना, मैंने पढ़ाया हुआ ये क्वेश्चन। रॉक गार्डन कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। और मैंने पोस्ट भी डाली थी जब मैं गई थी यहाँ पे। बहुत बढ़िया है, मतलब वेस्ट मटेरियल से सारी चीज़ें बनाई हुई है और डर भी लगता है, ऐसा लगता है जैसे भूत से नाच रहे हैं सारे। कभी किसी को मौका मिले या कोई गया हो तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट करके शेयर करना। मेरे को तो बहुत मतलब ऐसे डरावनी वाली फीलिंग आ रही थी, जैसे भूत वूत नहीं दिखाते, लाइक कोई खिलौना खेल रही गुड़िया, ऐसे ऐसे बने हुए थे सारे, तो बहुत डरावना सा लग रहा था। ओके, आगे है 42। केदारनाथ मंदिर किस भगवान से संबंधित है? तो भगवान शिव, ये तो बहुत फेमस भी है, सबको पता ही होगा। 42 का आंसर। 43 पे अब हम आते हैं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय हल्द्वानी में स्थित है। द एग्ज़ाम वॉरियर सबको पता ही है, नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है। उसके बाद हमारा है 45। 45 क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो इसका सरोजनी नायडू सही आंसर हो जाएगा। और पिछले 1 वीक से मेरे गले में थोड़ा इशू चल रहा है, दर्द वर्द था और अभी मेडिसिन लेके एटलीस्ट थोड़ी सी बोलने की हालत हुई है, तो मे भी शायद आपको आवाज़ खांसी ऐसा कुछ आवाज़ भी ना ऐसे क्लियर आ रही हो। तो थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, दैट्स वाई बीच बीच में ऐसे खांसी वाली डोज भी ऐसे सुनने को मिले। वैसे मैं वीडियो पॉज कर देती हूँ बीच में, बट इन केस अगर ऐसा हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी।
ओके, क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सी नदी उत्तराखंड में नहीं बहती है, ये आपसे पूछा गया है। तो सतलुज नदी उत्तराखंड में नहीं बहती है, गंगा यमुना अलकनंदा बहती है। सतलुज नदी कहाँ बहती है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। 47 है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, तो ये हमारी है APJ अब्दुल कलाम की। और एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है, तो इसको तो आप रट लो। 48 है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये हमारा फुटबॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद जी का दूसरा नाम क्या था, तो इनका जो दूसरा नाम था मुंशी प्रेमचंद जी का, तो जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें नवाब राय दिया हुआ है, पर धनपत दास मैंने भी पढ़ा था जब मैं कभी स्कूल टाइम में पढ़ती थी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 49 है, इस पे आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, A और B में से कौन सा आंसर होना चाहिए, ये प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। और क्वेश्चन नंबर प्लीज़ एक बार डाल दिया करो, वरना मुझे ऐसे वीडियो पूरी देख के ढूंढना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा था मैंने। तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर एक बार टाइप कर दिया करो और इसका आंसर ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 50 है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इसका जो सही आंसर है वो है 1913 में उनको दिया गया था, और गीतांजलि के लिए दिया गया था, और मैंने पढ़ी भी है, वो काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए जो B.Ed वाले हैं, D.LED वाले हैं, वो भी पॉज कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशल पीरियड के क्वेश्चंस हैं। देन इसके बाद क्वेश्चंस आपके भी स्टार्ट होंगे बाद में, तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, बच्चों में अंधापन आमतौर पर उनके सामाजिक विकास को कैसे प्रभावित करता है। अगर बच्चों में अंधापन है तो वो उनके सामाजिक विकास को कैसे प्रभावित करेगा, तो उसमें क्या होगा कि सेकंड इसका आंसर हो जाएगा कि अदृश्य संकेतों के कारण उन्हें सामाजिक संपर्क में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, अगर बच्चे मतलब अंधा है तो उसको ऑब्वियस सी बात है, मतलब वो समाज में जो उसको चुनौतियाँ आएंगी तो उसे वो सामना करना पड़ेगा। RPWD एक्ट है 2016, इसका आपसे फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो फुल फॉर्म है इसका राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ISL क्या है, ये आपसे पूछा गया है, तो ISL आपका इंडियन साइन लैंग्वेज यानी भारतीय सांकेतिक भाषा। और बार बार मैं आपको बताती हूँ कि आप फुल फॉर्म्स को इंग्लिश में याद कीजिए, क्योंकि फुल फॉर्म आप इंग्लिश में अच्छे से याद कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 54 है, दृष्टि बाधित बच्चों में एक आम डर क्या हो सकता है। जो दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं तो उनमें एक आम डर होता है कि अपने परिवेश के बारे में अनिश्चितता के कारण नए वातावरण का डर उनके अंदर होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55, दृष्टि बाधित बच्चों द्वारा अनुभव किए जाने वाला सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है। जो दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं, अनुभव किया जाने वाला सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो एक अलगाव की भावना, ठीक है, कि थोड़ा मतलब अलग होने की, अलगाव की भावना होती है, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन की, अलग अलग रहने की ऐसी भावना जो है, बेसिकली उनका असामान्य मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। ऐसा वो दृष्टि बाधित बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 56 है, डिसकैलकुलिया जो एक LD मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी डैश से संबंधित है, तो डिसकैलकुलिया कैलकुलेटर, मैंने भी इसको ऐसे याद किया हुआ है, तो गणित कौशल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 57 है, डैश दृष्टिहीनों के लिए गतिशील उपकरण नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 57 है, तो बस क्लिप, और उसके बाद है सफ़ेद छड़ी और स्मार्टफ़ोन, ये हमारे दृष्टि बाधित लोगों के लिए है, लेकिन टेलर फ्रेम नहीं है। ये टेलर फ्रेम है, ये किन के लिए काम आता है, ये आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। 58 है, एक छिपी हुई अक्षमता है। एक छिपी हुई अक्षमता कौन सी है, हमारी अधिगम अक्षमता है। देखो, श्रवण बाधिता है, हमें पता चल जाता है कि बच्चा सुन नहीं सकता, बौद्धिक विकलांगता भी पता चल जाती है, दृष्टि बाधित, लेकिन बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, इसको फाइंड आउट करने में बहुत टाइम लग जाता है ना। एक छुपी हुई अक्षमता होती है, छुपी हुई डिसेबिलिटी होती है ये। विशेष शिक्षक प्रदान करते हैं, तो विशेष शिक्षक क्या प्रदान करते हैं, विशेष शिक्षा सेवा वो प्रदान करते हैं। ऑटिज़म से पीड़ित बच्चों को निम्न में से क्या समस्या हो सकती है, तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो ऑटिज़म जिसको होता है वो सामाजिक संपर्क नहीं कर पाता, संचार नहीं कर पाता, व्यवहार उसका मतलब वो नीचे देखता है। अगर माय नेम इज़ खान मूवी किसी ने देखी हो तो उसमें जो शाहरुख खान का बिहेवियर था वो ऑटिज़म वाला बिहेवियर था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय पुनर्वास परिषद का कार्यालय डैश में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा नई दिल्ली में है, ठीक है। और ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना।
62 है, नैदानिक मनोवैज्ञानिक कार्यक्रम डैश द्वारा मानकीकृत है, ये आपको बताना है। इंग्लिश में अगर हम बात करें, क्लिनिकल साइकोलॉजी प्रोग्राम में स्टैंडर्डाइज्ड बाय, तो ये RCI द्वारा क्या है हमारा, RCI द्वारा क्या है मानकीकृत है। RCI की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है। अभी आप लोग नीचे कमेंट में 62 लिखेंगे और फिर मुझे कमेंट करेंगे इसका आंसर। 63 पे आ जाइए। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर। पता होना चाहिए, ये मोस्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64 है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। 65 है, संवेदी विकलांगता में प्रमुख रूप से शामिल है, तो इसमें श्रवण हानि और दृश्य विकलांगता बेसिकली शामिल है संवेदी विकलांगता में, ठीक है। उसके बाद हमारा है 66, विकलांग व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार वांछित है? मतलब हम डिज़ायर्ड है कि हाँ ऐसा, मतलब उनके साथ ऐसा बिहेवियर होना चाहिए, तो इसमें आपका एम्पैथी आ जाएगा, ठीक है। देखो एग्रेसिव तो हम नहीं हो सकते, आक्रामक नहीं हो सकते उनके साथ, अति विनम्र भी नहीं हो सकते, और सहानुभूति तो भाई मतलब यार दया आ रही है यार, ये कैसे मैनेज करते होंगे, मतलब दया किस खुशी में दिखा रहे हो भाई, है तो है चीज़। अब दया दिखा के थोड़ी, या सिंपैथी दिखा के तुम कुछ, अरे हाँ ऐसा होना तो नहीं चाहिए था बट हो गया, तो ऐसा करके आप कुछ मतलब एक तरीके से नुकसान कर रहे हो। तो एम्पैथी वाली फीलिंग होनी चाहिए। एम्पैथी और सिंपैथी में फ़र्क यही होता है कि देखो सहानुभूति में हम सिर्फ सहानुभूति देते हैं, लाइक उसको मतलब बताना कि अच्छा ऐसे हो गया, होना नहीं चाहिए था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो बहुत गलत हुआ है ना। और समानुभूति मतलब की है कि हम अपने आप को उसकी जगह रख के देखते हैं, तो फिर हम उसके लिए, हम जब किसी को अपने सामने वाले की जगह रख के देखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फिर हम जहाँ तक हम उसकी हेल्प कर सकते हैं किसी भी रूप में, तो फिर हम उसकी हेल्प करते हैं, है ना। मतलब हम फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आप सड़क पे कोई जा रहा है व्हील चेयर पे, और मतलब उसको कुछ प्रॉब्लम है, और आप उसको पलट पलट के देखे जा रहे हो, आप उसे फील करा रहे हो कि यू आर स्पेशल, है ना, और मुझसे तुम अलग हो, आप फील कराते हो सामने वाले को। लेकिन अगर आप एक बार देख लिया और आपके अंदर ऐसे एम्पैथी वाली फीलिंग है कि यार अगर मैं इसकी जगह होती या होता और मुझे कोई ऐसा ऐसे देख रहा होता तो मुझे कैसी फीलिंग आती, तो वहीं पे एकदम कांस्टेंट मतलब एकदम मतलब कोइंसिडेंटली आपको एकदम माइंड में क्लिक होगा कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं आप फिर एक बार देख के मतलब हट जाएंगे कि ठीक है तो है। तो एम्पैथी वाली फीलिंग ये होती है कि हम अपने आप को रख के देखते हैं। अब मैं इसका एक और एग्जांपल आपको अगर दूँ, तो वीडियो भले ही लंबी हो जाए बट समझना बहुत ज़रूरी है। एम्पैथी मतलब देखो जैसे ये भी है, जैसे मेरी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, है ना, और जैसे मान लो मैं बहुत मतलब कामचोर टीचर हूँ, काम नहीं करती हूँ, मान लो मैं हूँ नहीं ऐसी, लेकिन और फिर मैंने कहा फिर मुझे दया भी आती है, कैसे बच्चे हैं, कैसे घरों से आते हैं, और ये नहीं है, रिसोर्स नहीं है गवर्नमेंट स्कूल में, ये है वो, तो मतलब सहानुभूति है कि हाँ इन पे तो मुझे दया आती है, कैसे घरों से आते हैं, इनके पेरेंट्स झगड़ा करते हैं। लेकिन जब एम्पैथी वाली फीलिंग आएगी ना कि मेरे खुद के घर के बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, वो पढ़ते हैं, उनके टीचर अगर उनके साथ ऐसा बिहेव करे तो मुझे कैसा फ़ील होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके माइंड को चेंज करती है। तो इतना सा फ़र्क है एम्पैथी में, यानी आप अपने आप को जब भी आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है, तो सामने वाला गलत कर रहा है या सामने वाला आपको बिल्कुल अपोज़िट लग रहा है अपने से, तो एक बार उसको अपनी जगह रख के देखोगे तो पूरा मतलब माइंडसेट बदल जाता है। और हमारे डाइट में हमारे जो सर थे, प्रिंसिपल सर, उन्होंने यही बताई थी कि जिस दिन एम्पैथी की फीलिंग आ गई ना, फैमिली से भी अगर हम स्टार्ट करते हैं तो लड़ाई झगड़े सब खत्म हो जाएंगे। जो कि मुझे लगता है सिंपैथी है इसलिए होते हैं, एम्पैथी नहीं है इसलिए मतलब नहीं होते हैं, मतलब इस टाइप से कुछ कि हाँ एम्पैथी वाली फीलिंग होगी तो हम उसकी जगह रख के देख सकेंगे। लाइक मतलब हमें लगता है प्रिंसिपल चिड़चिड़ करती रहती है, लेकिन एक बार रख के तो देखो उसके ऊपर कितना प्रेशर है ना। तो इस टाइप से होप समझ आ गया होगा, कुछ ज़्यादा ही समझा दिया है। 67 है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बढ़ावा देता है। तो ये बढ़ावा किस पे देता है, तो ये देता है बढ़ावा समावेशी शिक्षा पे। विकलांगता है एक, जो विकलांगता है वो क्या है, तो विकलांगता एक स्थिति है, बीमारी नहीं है, एक स्थिति है, ठीक है, एक कंडीशन है।
69 है बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति का अर्थ है। तो बेंचमार्क विकलांगता कोई विकलांगता नहीं है, एक परसेंटेज है मापने वाला। जैसे कि अगर 40% इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही, क्योंकि 40% अगर किसी को एक क्राइटेरिया होता है ना, किसी को 30% है तो उसको इतना मतलब जो फ़ायदा नहीं मिलता है, गवर्नमेंट का जो फ़ायदा मिलता है, जो उनकी पेंशन वगैरह बनती है, उसमें ये मिनिमम 40% की विकलांगता मांगते हैं। तो बेंचमार्क विकलांगता इसी को बोलते हैं, ठीक है। 70 है यूनिवर्सल डिज़ाइन किया गया है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये सभी लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब हिंदी के क्वेश्चन है, भाषा के लिखित रूप में हम लोग लिखकर बताते हैं, ठीक है। और मैं ना ये साथ साथ आपको ये यहाँ भी करवाते चलती हूँ। यहाँ पे इंग्लिश वाला है, डैश कोल्ड, ठीक है। तो डैश कोल्ड यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे, तो यहाँ पे सॉरी आई शायद डिलीट हो गया यहाँ से, आई डैश कोल्ड, तो आई हैड कोल्ड आ जाएगा यहाँ पे। भारत की राष्ट्रीय भाषा है, तो राष्ट्रीय भाषा आपसे यहाँ पूछी हुई है, तो आपकी राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। आपको लगेगा हिंदी है, लेकिन हिंदी नहीं है, हिंदी हमारी राज्य भाषा है। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा, और बहुत लोग इसको हिंदी करेंगे, लेकिन हिंदी नहीं है इसका उत्तर। 77 है यहाँ पे, डैश कार इज़ वेरी ओल्ड फैशन, तो आपको ये बताना है। तो मयंक की कार बहुत ही ओल्ड फैशन है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 73, भाषा व्याकरण व्याकरण भाषा को बताता है, तो व्याकरण भाषा के नियम और काम दोनों बताता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो है 78 है, आई स्पीक इंग्लिश बट ही डजेंट स्पीक, ठीक है। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ बट वो नहीं बोलता है, 78 का हो जाएगा बी। पुष्प कौन सा शब्द है, ये आपसे पूछा गया है, तो पुष्प आपका तत्सम शब्द है। नाउ अ डेज एवरीवन डैश इंटरनेट, तो आजकल के टाइम में एवरीवन एक सिंगल पर्सन के रूप में यूज़ होता है तो सभी के लिए, बट सिंगल पर्सनैलिटी के रूप में यूज़ होता है, तो यूजेज आएगा, ठीक है। एवरीवन यूजेज इंटरनेट। 75 है क वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा है कंठ, क से याद कर लो इसको। 80 है, डैश देयर एनीबडी इन द रूम, ये आपसे पूछा हुआ है, तो इज़ आएगा, ठीक है। इज़ देयर एनीबडी इन द रूम, क्या कोई रूम में है, तो 80 का ये हो जाएगा। अब हमारे 20 क्वेश्चन रह गए हैं लास्ट के। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के कौन कौन से कारण थे, कौन सा कारण था असहयोग आंदोलन वापस लेने का, तो चौरा कांड इसका सही उत्तर है। ये कब हुआ था, ये आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। और 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध नमक मार्च कहाँ शुरू किया, तो जो इनकी दांडी मार्च यात्रा थी वो कहाँ से शुरू की थी, तो साबरमती से। साबरमती कहाँ पे है, कमेंट करेंगे। 83 है यहाँ पे, इटालियंस ने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक कहाँ से प्राप्त की थी, ये आपसे पूछा गया है, तो चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, श्री वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम क्या था, तो वल्लभ भाई झावेरी भाई पटेल इसका सही उत्तर है, और मुझे भी अभी पता चला ये नाम। उसके बाद 85 है, विदेशी मुद्रा द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो विदेशी मुद्रा बाज़ार में मांग और आपूर्ति निर्धारित किया जाता है। अब हमारे मतलब साइंस और मैथ के क्वेश्चन है, तो जो भी कैंडिडेट है मतलब किसके पास होगा ना बीएड में सब्जेक्ट ऑप्शनल में, वो एसएसटी के थे, तो एक बार देख सकते हो। उसके बाद है 10 वोल्ट की बैटरी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं पता है तो साइंस भी ठीक ठाक है बस। तो इसका 2 × 100 5 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब जो जिनका साइंस बैकग्राउंड है उनको पता होगा। उसके बाद है बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव के उदाहरण है, ये आपको बताना है, तो शैवाल और कवक इसका सही उत्तर हो जाएगा। 88 है, जैम और अचार में प्रयुक्त होने वाला सामान्य परिरक्षक है, क्या है, तो सोडियम बेंजोएट है। और आई डोंट नो बाहर पटाखे क्यों बज रहे हैं, किसी की शादी भी नहीं है। 89 है, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त कुछ दवाओं का उपयोग रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने या उनके विकास को रोकने के लिए किया जाता है, ऐसी दवाओं को डैश कहा जाता है, तो ऐसी दवाओं को एंटीबायोटिक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एंटीबायोटिक। 90 है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन समय के समानुपाती होता है तो वस्तु किसके साथ है, तो वस्तु समान
त्वरण के साथ है। अगला प्रश्न है, गति अदिश राशि है और वेग डैश है, ये आपको बताना है। तो वेग जो है वो सदिश राशि है। 92 है, पाई का पूरा मान 22/7। मैथ का क्वेश्चन मुझे आता है ये वाला, कुछ कुछ क्वेश्चन तो मैं कर ही लेती हूँ। उसके बाद हमारा है 93, दो भिन्न अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है, तो तर्कहीन होता है। जहाँ मैं तर्क नहीं लगा पा रही हूँ, बस आंसर बता रही हूँ आपको। 94 है यहाँ पे आपका, एक सेकेंड। जब किसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेष हमेशा क्या होता है, तो उसका शेष हमेशा 7 से कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रेखांकन निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो औसत इसका सही उत्तर हो जाएगा। 96 से 3 पासों को एक साथ फेंकने की कुल संभावनाएं हैं, तो कितनी हैं, तो 216 इसका उत्तर है। और मुझे नहीं पता कैसे, क्योंकि मुझे भी सॉल्व करना नहीं आया ये। 97 है, ग्रह और जो आंसर की मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ऑफिशियल आंसर की से शेयर कर रही हूँ, कभी आपको लगे कि कुछ भी रैंडमली बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, आगे है, ग्रह की सतह से किसी वस्तु का पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो ये सत्य है। 98 है, हाइड्रोकार्बन तत्व डैश के साथ कार्बनिक यौगिक है, तो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 99, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिकों का सबसे सरल सदस्य है, मेथनॉल इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम तब लागू होता है जब वस्तु विश्राम की अवस्था में या गतिशील हो। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। किसी का कोई कमेंट हो कर सकता है, सजेशन हो तो वो भी कर सकता है, कहीं कुछ गलत बताया हो, बोला हो या समझने में कोई परेशानी हो तो मुझे बता सकते हो। और सजेशन तो प्लीज़ आप भर भर के दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सजेशन से मुझ में ही इम्प्रूवमेंट आएगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एग्ज़ाम आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। थैंक यू एंड गुड नाइट। 12 बज चुके हैं और थैंक यू एंड गुड नाइट।